नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुंतल और आप देख रहे हैं परफेक्शन आईएएस। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत के संविधान से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो प्रश्न क्या है जो कि 69th बीपीएससी और 70वीं बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग में आपके सामने आ सकता है। तो आइए क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन है क्या और किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। तो प्रश्न है, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का विचार अप्रासंगिक होता जा रहा है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये करंट अफेयर्स का भी मुद्दा है और साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये संवैधानिक क्वेश्चन भी है, जो कि प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है और भी संवैधानिक प्रावधानों में इसका महत्व दिखता है। तो प्रश्न है, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में, अच्छी तरीके से जानिएगा। अब यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक होता जा रहा है, चर्चा कीजिए। तीन शब्द हैं। सबसे पहले बोला गया है कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में, तो भूमंडलीकरण मतलब होता है भूमंडल का एकीकरण। भूमंडल, भू मतलब धरती का एकीकरण हो गया है, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। आपको पता है हम अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, अमेरिका के लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ यहाँ है, हमारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ है, कोई इजराइल जा रहा है, कोई फ्रांस, जर्मनी, पूरी दुनिया आपस में मिल गई है। आप एक सेकंड में पूरी दुनिया के बारे में जानकारी ले सकते हो तुरंत इंटरनेट से। पूरी दुनिया के बारे में सारी चीज़ें हमें यहीं से बैठे बैठे यूट्यूब, गूगल, सबसे जानकारी ले सकते हैं। मैच दिखता है लाइव टेलीकास्ट। अब पूरी दुनिया जब मिल गई है, एक दूसरे देश में आ रहे जा रहे हैं, तो ऐसे दौर में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है जिसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो अप्रासंगिक होता जा रहा है। अप्रासंगिक का मतलब है अनुपयोगी। अनुपयोगी, प्रासंगिक मतलब उपयोगी। जैसे कोई पंखा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, धीरे भी हो जाता है, तेज भी, तो प्रासंगिक है। एक पंखा जो फूक गया है, अब वो कैसा हो गया? अप्रासंगिक, अनुपयोगी। तो वर्तमान वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में जो प्रस्तावना में एक शब्द लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसका आदर्श अनुपयोगी हो गया है, चर्चा कीजिए। अब देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय, और परिचय में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्यों? क्योंकि पूरा प्रश्न इसी शब्द के चारों तरफ घूम रहा है, इसी के बारे में बात चल रही है कि ये अप्रासंगिक हो रहा है, तो इसकी परिभाषा लिखनी है। उसके बाद मुख्य भाग में, उसके बाद मुख्य भाग में हमें ये लिखना है कि ये क्यों बोल रहा है, क्यों, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का विचार अप्रासंगिक हो गया, अनुपयोगी हो गया, यानी कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धीरे धीरे अपना महत्व खोता जा रहा है। तो ये क्यों खो रहा है, तो उन चीजों को लिखना है हमें। और उसके बाद हमें निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष, और निष्कर्ष में अपना मत देना है, अपना मत देना है। और अपना मत हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान या भारत के संविधान के किसी शब्द या भारत के संविधान की या भारत की किसी संस्था पर अगर आरोप लग रहा है तो हमें उसका बचाव करना है निष्कर्ष में। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो प्रयास करते हैं उत्तर लिखने का। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वतंत्रता से लेता हो, जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वतंत्रता से लेता हो। जैसे मैं हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, कमा रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, सारी चीजें मैं अपने डिसीजन सारे ले रहा हूं। क्या मैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हूं? आपको लगता होगा, लेकिन नहीं। हमारे माता पिता के डिसीजन मेरे ऊपर बहुत सारे हैं। आज भी वो कपड़े मुझे दिलाते हैं तो मैं कहां से अपने डिसीजन खुद लेने लग गया। लेकिन यहां देश और सरकार की बात चल रही है, शासन व्यवस्था की बात चल रही है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से तात्पर्य
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से तात्पर्य ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वतंत्रता से लेता हो। तो भारत है या नहीं? बिल्कुल। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो होता है जो देश सभी निर्णय अपनी स्वतंत्रता से ले, अपनी मर्जी से ले। तो भारत अपने निर्णय, भारत सरकार अपने निर्णय खुद लेती है। क्या हम अमेरिका के कहने पे काम करते हैं, या हम चाइना के कहने पे काम करते हैं, पाकिस्तान के कहने पे, या इजराइल के कहने पे, या फ्रांस के कहने पे? नहीं, हम स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। अब आंतरिक निर्णय कौन से होते हैं? जिसमें सामाजिक नीति, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियां शामिल हैं। राजनीतिक, सामाजिक नीति। हाल ही में आपको पता है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। ये सामाजिक नीति है। क्या अमेरिका ने कहा या फ्रांस ने कहा? सरकार को लगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण और इनका प्रतिनिधित्व देने के लिए महिलाओं को इतना 33% आरक्षण जरूरी है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सामाजिक नीति तो सरकार ने खुद बनाई है नीति, समाज में उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए। पहली बात रिजर्वेशन वाली नीति, EWS आया, सामाजिक नीति। आर्थिक नीति मतलब किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा, GST कैसे लगाया जाएगा, किस तरीके से टैक्स उगाया जाएगा, व्यापार कैसे होगा, सरकार बनाएगी। राजनीतिक नीति, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, एक देश एक चुनाव कैसे होगा, वो कौन तय करेगा? सरकार। तो जो देश अपने आंतरिक निर्णय स्वतंत्रता से लेता और बाहरी निर्णय में क्या आता है? बाहरी निर्णय में आता है मित्र और शत्रु का चयन। मित्र और शत्रु का चयन। अब अमेरिका बोले कि पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो, वो हमारी मर्जी है, हम उसे मित्र बनाए या शत्रु बनाए। चाइना से हम मित्रता करें या शत्रुता करें, मित्र और शत्रु का चयन। विदेशी व्यापार, किस देश के साथ व्यापार करना है या नहीं करना, व्यापार। संधि पर हस्ताक्षर, किस देश के साथ हमें हस्ताक्षर करना है या नहीं करना है, या किस संधि पर करना है या नहीं करना है। और विदेश नीति, हमारी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में होगी या रशिया के पक्ष में होगी या इजराइल के पक्ष में होगी, वो हम तय करेंगे। तो जो देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वतंत्रता से लेता हो, उस देश को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस तरीके से आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद हमें मुख्य भाग लिखना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा कहाँ हुआ है? प्रस्तावना में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा कहाँ? प्रस्तावना में। तो वो अप्रासंगिक, अनुपयोगी क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? क्या आरोप लग रहे हैं? क्यों आरोप लग रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो आदर्श है वो अप्रासंगिक हो रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि भूमंडलीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं। यानी भूमंडलीकरण के दौर में सभी देश एक दूसरे के निकट आ गए हैं और ऐसे में कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं जिसमें भारत क्या, विश्व का कोई अन्य देश भी स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले सकता। समझ में आया? और वो कौन कौन सा है? सबसे पहला है पर्यावरण का मुद्दा। पर्यावरण का मुद्दा। दूसरा आतंकवाद का मुद्दा। और तीसरा परमाणु शस्त्रों का मुद्दा। ये तीन, यानी भूमंडलीकरण के दौर में सब सारे देश एक दूसरे के निकट आ गए हैं, तो ये मुद्दे ऐसे मुद्दे निकले जिसमें भारत स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले सकता। भारत का विश्व का कोई भी देश नहीं ले सकता। उसके बाद चौथा, कुछ आर्थिक संस्थाएं जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन WTO और विश्व बैंक
विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी अपने सदस्य देशों के आर्थिक हितों में बाधा पहुंचाती हैं, आर्थिक हितों को प्रभावित करती हैं और भारत स्वतंत्रता के साथ निर्णय नहीं ले सकता। मुख्य भाग में हमें ये लिखना है कि जब सारे देश एक हो गए तो पर्यावरण के मुद्दे पे हम, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सारे पेड़ काट दे, पूरी दुनिया दबाव लगा दे, पूरी दुनिया दबाव बनाएगी और उसके बाद क्योंकि सारे पेड़ अगर काट देंगे तो ओजोन लेयर पूरी दुनिया की खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए, और या फिर कितना कार्बन उत्सर्जन करना है, हम लगातार कोयले को जलाएं तो भी सारे देश हम पर प्रतिबंध लगा देंगे और हमारे खिलाफ बहुत सारी कार्यवाही कर सकते हैं। तो उस पर्यावरण के मुद्दे पर हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते, आतंकवाद के मुद्दे पर हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि हम फैक्ट्री चला दें भारत में, नहीं। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आतंकवादी फैक्ट्री है साफ साफ, लेकिन यूएन में रोता है कि हम खुद ग्रसित हैं, हम बहुत परेशान हैं। उसके बाद परमाणु शस्त्रों का मुद्दा, परमाणु परीक्षण कोई नहीं कर सकता, पूरी दुनिया उस पर दबाव डाल देती है। हाल ही में ईरान कर रहा है, तो देखिए अमेरिका और इजराइल ईरान के कितने खिलाफ थे, कई सारे साइंटिस्ट उनके मारे गए हैं। तो परमाणु शस्त्रों का मुद्दा, ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले सकते, और हम नहीं, कोई भी देश। तो इससे पता चलता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श होता जा रहा है। उसके बाद IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, ये भी अपने सदस्य देशों की आर्थिक हितों को प्रभावित करते हैं। भारत भी इनका सदस्य देश है। तो जितने भी हम व्यापार करते हैं, जितने भी सीमा शुल्क होते हैं, ये संस्था तय करती हैं। एक लिमिट तक हम बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद निष्कर्ष में हमें लिखना है पॉजिटिव। निष्कर्ष में ये लिखना है कि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और वो आदर्श आज भी व्यवहारिकता में दिखता है। दूसरा लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक। विश्व बैंकों की सदस्यता हमने अपनी इच्छा से ली है, अपनी इच्छा से ली है। इससे हमारा राष्ट्र हित और आर्थिक हित पूरा होता है। और अगर यदि ये बड़े पैमाने पर हमारे आर्थिक हित या राष्ट्र हितों को बाधा पहुंचाती हैं, बाधित करती हैं, तो हम स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इनकी सदस्यता छोड़ सकते हैं। इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि भारत आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और इसका विचार प्रासंगिक है। इस तरीके से आपको निष्कर्ष लिखना है, बिल्कुल बहुत आसान है। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान लिख देते हैं। आर्टिकल 2 सबसे पहले प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। फिर आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के तहत अगर आप देखोगे तो किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना। आर्टिकल 3 अपने देश में राज्य बनाना, राज्य का नाम चेंज करना। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना। आर्टिकल 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि करना। संवैधानिक प्रावधान भी मौजूद है इसमें, जिससे पता चलता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और अभी व्यवहारिक उदाहरण, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण दोगे तो अमेरिका ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। जब इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए तो भारत को भी आदेश दिया गया अमेरिका की तरफ से कि तुम इनसे S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली नहीं खरीदोगे, लेकिन फिर भी हमने खरीदी ना। तो इससे पता चलता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हाल ही में इजराइल हमास का संघर्ष चल रहा है, उसमें हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट से अलग रहकर हमने हमास के आतंकवादी हमले का भी विरोध जताया। और उसके बाद फिलिस्तीनियों पर जो आम नागरिकों पर जो ये चीज़ें चल रही हैं उसका भी सरकार ने दुख जताया और फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में देखने की बात कही है। तो इससे भी पता चलता है कि हम गुट निरपेक्ष यानी दूसरों के प्रभाव में नहीं, अपनी स्वतंत्र नीति अपनाते हैं। उसके बाद हमने कई सारी संधियों पर अपनी मर्जी से हस्ताक्षर नहीं किए हैं, चाहे वो परमाणु शस्त्रों की संधियां हों। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। उसके बाद हाल ही में G20 समिट हुआ है और G20 समिट में भी भारत की संप्रभुता को देखा गया है, क्योंकि G20 समिट में पश्चिमी देशों को लग रहा था कि रूस के खिलाफ कुछ एक साझा बयान आएगा भारत की तरफ से, और रूस को लग रहा था कि पश्चिमी देशों के खिलाफ भी भारत कुछ बोल सकता है। लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता नीति को अपनाते हुए एक बीच का रास्ता निकाला और एक साझा बयान जारी किया
और जिस पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर भी किए, सभी देशों ने हस्ताक्षर भी किए। और इससे साफ पता चलता है कि भारत संवैधानिक तौर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी, व्यवहारिक तौर पर भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और इसका विचार आज भी प्रासंगिक है और स्वतंत्रता के साथ भारत निर्णय लेता है। मुझे आशा है ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।